दोस्तों, मार्स पर अभी बस लाल बंजर जमीन और रेगिस्तान है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिससे ये बंजर ग्रह पृथ्वी की तरह हरे भरे ग्रह में बदल सकता है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। अगर हम मार्स के सूखे हुए समंदर में फिर से पानी भर दें, तो फिर वहाँ लाइफ की शुरुआत हो सकती है और ये रेड प्लैनेट हम अर्थलिंग्स का सेकेंड होम बन सकता है। लेकिन मसला ये है कि हम मार्स पर पानी लेकर कैसे जाएंगे? तो हमारे पास इसका पूरा प्लान है, डोंट वरी। तो चलिए फिर जानते हैं कि कैसे हम मार्स के समुद्र को पानी से भरेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का फैक्ट स्पिन की एक और दिलचस्प वीडियो में। अर्थ और मार्स को सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों प्लैनेट की स्टार्टिंग ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में हुई थी और हजारों सालों तक दोनों के बीच सिमिलर क्लाइमेट भी रहा था। फर्क बस इतना था कि पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र था, जबकि मार्स का 20% हिस्सा मार्शियन ओशियन के कब्जे में था। जिस एटमॉस्फेयर ने अर्थ को हरा भरा बनाए रखा है, मार्स को बंजर बनाने की जिम्मेदारी भी मार्स के अपने एटमॉस्फेयर ने ही निभाई है। लगभग 4 बिलियन साल पहले मार्स ने अपना प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड खो दिया, जिसके बाद मार्स सरफेस पर सोलर विंग्स इजीली पहुंचने लगी और ये सोलर विंग्स मार्स के पूरे एटमॉस्फेयर को उड़ा ले गई। एटमॉस्फेयर के जाने के कुछ मिलियन साल बाद ही मार्स वार्म और वेट प्लैनेट से कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट के रूप में बदल गया, जैसा कि आज हम सब देख रहे हैं। इसे पूरे प्रोसेस में मार्स का सिर्फ 18% ओशियन बचा है, जो आज फ्रोजन पोलर आइस कैप के रूप में मौजूद है। मार्स को हैबिटेबल बनाने के लिए सिर्फ 18% ओशियन इनफ नहीं होंगे, एटलीस्ट 50% मार्शियन सरफेस को ओशियन में बदलना होगा। लेकिन ये पानी आएगा कहाँ से? वेल दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र है, जिसमें ढेर सारा पानी मौजूद है। तो क्या हम अपने सेकेंड होम प्लैनेट के लिए कुछ पानी डोनेट नहीं कर सकते? ये आइडिया शायद आपको सही लगे, बट इन रियलिटी इट विल बी अ डिजास्टर। मार्स को पानी से भरने के लिए हमें पृथ्वी के 20% ओशियन वाटर को मार्स पर ले जाना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैरीन इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नए घर की लालच में हम अपने पुराने घर को भी खतरे में डाल देंगे। तो इस प्लान को साइड में रखते हैं और कोई दूसरा प्लान देखते हैं। हमारे सेकंड प्लान में सोलर सिस्टम की वो जगह शामिल है जहाँ ऑलरेडी ढेर सारा पानी मौजूद है, जैसे सेट्रस मून, इंसुलेटर्स एंड जुपिटर मून यूरोप। इन दोनों चंद्रमा पर पृथ्वी से लगभग 2 गुना पानी है। हम इन दोनों जगहों से पानी लाकर मैरिशियन ओशियन को भर सकते हैं, पर इसके लिए हमें हैवी रॉकेट्स चाहिए होंगे जो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को ट्रांसपोर्ट करके मार्स तक ले जा सके। पर पानी को मार्स तक लाने का खर्चा ही इतना ज्यादा होगा कि हमें इस प्रोजेक्ट से अपने पांव पीछे खींचने होंगे। ये ज्यादा खर्चीला है, तो हम इसे साइड पर रखकर अपने तीसरे प्लान की तरफ चलते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। जो न्यूक्लियर वेपन्स पृथ्वी पर लाइफ खत्म करके उसे बंजर बना सकता है, वही न्यूक्लियर वेपन बंजर मार्स के ओशियन को पानी से भर सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? वेल, जब हम मार्स पर इसे गिराएंगे तो ये मार्स पर मौजूद फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, जिससे इस कोल्ड प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से फ्रोजन ओशियन भी पिघलना शुरू हो जाएंगे। सो हम मार्शियन ओशियन में पानी लाने में कामयाब हो जाएंगे। बेसिकली न्यूक्लियर अटैक से हम मार्स का क्लाइमेट चेंज कर सकेंगे, पर इसके लिए हमें इस प्लैनेट पर हर दिन 3500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने होंगे। इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हर दिन बनाने के लिए दुनिया भर के देशों को साथ आना होगा और इसके बावजूद हमारे पास रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। बट एनी हाउ, अगर हम मार्स के फ्रोजन ओशियन को पूरी तरह से पिघला देते हैं तो भी मार्स हैबिटेबल नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ जब इतने बम गिरेंगे तो पूरा मार्स रेडियो एक्टिव मटेरियल से भर जाएगा और मार्स को हैबिटेबल बनाने का हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे हमारे सब प्लान फेल हो रहे हैं। तो क्या हम मार्शियन ओशियन में कभी भी पानी नहीं ला सकते? इन सब प्लान के फेल होने के बावजूद हमारे पास एक और प्लान है, और वो है एस्ट्रॉइड एंड कॉमेट्स। यू नो, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स ने ही 4 बिलियन साल पहले मार्स पर ओशियंस का निर्माण किया था और इसी के जरिए वहाँ पानी आया था। इवन पृथ्वी पर भी ओशियंस का निर्माण कुछ इसी तरह हुआ था। So, here we will repeat the history. एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद है। तो अगर एनी हाउ हम एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉइड्स के ऑर्बिट को ऑल्टर करके मार्स की तरफ डाइवर्ट कर दें, तो फिर बर्फीली एस्ट्रॉइड मार्स से टकराने लगेंगे। हमें कंटिन्यूसली ये करते रहना होगा।
और फाइनली जब हमें मास पर इनफ वाटर मिल जाए देन वी कैन स्टॉप। अब फाइनली हमारे पास ऐसा मास होगा जिसके ओशियन पानी से भरे होंगे, ओशियन के बीच जमीन के टुकड़े होंगे, पानी के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे। यहाँ से आप मास को हैबिटेबल बनाने की दिशा में काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट देयर इज अ ट्विस्ट, एंड ये ट्विस्ट आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। वहाँ जितना भी पानी आपने जमा किया है, मास के लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो सारा पानी बॉइल्ड होकर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मास का टेम्परेचर तो काफी कम है। तो बात ये है कि ये बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ पृथ्वी के लिए है। मास पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग के बाद सारा पानी इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करके मार्शियन एटमॉस्फेयर में इनफ हीट को जमा कर सकता है। देन धीरे धीरे मास का टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर आप मास के हैबिटेबल होने की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और मास पहले की तरह ही बंजर रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंसान मास को हैबिटेबल बनाने में सफल होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।